अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और आप सब मुझे कहते हैं सुहाग सिल। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन होंगे। या आपका हाल का अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा हमें भी है, क्योंकि आपका और हमारा हाल आजकल एक जैसा है। कल रात गए तक ब्रेक डाउन रहा, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान इंडस्ट्री स्टेट्स को हुआ। लेकिन अगर आम पब्लिक की बात की जाए तो हम भी शदीद परेशान थे। मोबाइल वॉज शट डाउन, और इसके अलावा लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिकॉल की अपने बचपन की। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी देखी कि सारे कैंडल जलाकर घर में एक कमरे में एक साथ बैठे हुए थे। तो चलिए, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली बुरा बहुत कुछ हुआ। जो ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद से लेके अब तक मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं की गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को। और अगर बिजली की बहाली की बात की जाए तो अभी भी मजीद टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जिसको करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल क्या है, कल का दिन हरमीत बाजी ने कैसा गुजारा, उनसे जानने के लिए फौरी तौर पर हम चलते हैं इस्लामाबाद। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि कल जिस तरह पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ था, और ये बड़ी नाअहली है, नालायकी है इस हुकूमत की। और हमें याद है कि पिछले साल जो 2021 में इस किस्म का मामला हुआ, हालांकि वो मामला बड़े जल्दी ठीक भी किया गया, लेकिन जिस तरह इन्होंने शोर शराबा मचाया था और जिस किस्म के इनके ट्वीट्स थे और जिस किस्म के इनके एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराए थे, तो कल बिल्कुल खामोशी थी। कल एक वफाकी वजीर आए तो उनका कहना यह था कि अभी जो है मामलात कल सुबह तक जा सकते हैं, और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि अब मामलात जो है शायद 9 बजे तक जो है बिजली की का जो मामला है वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ताहाल बहाल नहीं कर पाई हुकूमत। और अब भी जो है इसमें अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये है कि कल यानी 72 घंटे और भी लग सकते हैं इसकी बहाली के हवाले से। और दूसरी बात यह कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है, चाहे वो शहर है या देहात में तो बिजली आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो शहर है उसमें भी दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। ये एक और नाअहली है। और कल एक और अहम वाकया, बल्कि ऐसा अफसोसनाक वाकया मैं समझता हूं कि कल हुआ है कि जिस तरह गुजरात के जेल में कैदियों का जिस तरह हंगामा हुआ और बैरकों से वो निकल आए, उन्होंने आग लगा दी। 8 अहलकार जो है उनको यरगमाल बना दिया गया था, जिसमें डीएसपी और उसके साथ साथ जो जेल के दीगर अमला है उनको भी उन्होंने यरगमाल बना दिया था। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। कल जिस तरह बिजली गई है तो ये हंगामे मुख्तलिफ जगहों में हमने देखे हैं। और सूरत हाल अगर देखा जाए तो एक तो सियासी कशमकश अगर देखें तो उसमें भी मामला हमें मुब्तला नजर आते हैं, तो दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा मुल्क जिस तरह अंधेरे में डूबा। तो अब बहुत आप ये देखें कि गुजरात की आप जो बात कर रहे हैं या मुल्क की बिजली की सूरत हाल की हम बात करें, एक ड्रामाई की सी सिचुएशन है। एक फिल्म नहीं होती, फिल्म चल रही होती है, शट डाउन हो जाता है, और शट डाउन होने के फौरन बाद हम देखते हैं कि बिजली आ जाती है। और बिजली ना आने के दौरान जो फिल्म में हम नॉर्मली देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस हवाले से कुछ मीम्स भी आई हैं, उन मीम्स को भी हमने देखा है। उस मीम्स में ये भी कहा जा रहा था कि एक दफा पाकिस्तान को रीस्टार्ट किया जा रहा है कि शायद चल जाए, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मीम्स बनी है जिसको लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक, अगर हम इसको टेक्निकल पॉइंट्स को देखें और टेक्निकलिटीज को देखें, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। $7 करोड़ का नुकसान अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ है। दोबारा से प्लांट्स और यूनिट्स को चलाने के लिए 72 घंटों की जरूरत होती है, जबकि 72 घंटे रिक्वायर्ड है सिर्फ इस सिस्टम की बिजली को बहाल करने के लिए। 10,000 मेगावाट बिजली जो तक सिस्टम में शामिल नहीं की गई, बदस्तूर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी तमाम शोबाजात जो हैं उनमें बिजली ना होने की वजह से बड़ा नुकसान भी हुआ है, जिस पर स्टेट बैंक की एक और स्टेटमेंट आई है, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। शरह सूद में 1% इजाफा का भी फैसला किया गया है महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। और अगर कर्जाजात की बात करें तो इसके अब अगर 16% था, ये जो हम शरह सूद की बात कर रहे हैं, तो 1% बढ़ाने के बाद अब ये 17% हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से की गई है, स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ज़खायर हमारे पास पिछले कुछ चंद महीनों में महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत ही कम रह गए हैं, जबकि 15 अरब जो है वो अब तक कर्जाजात की मद में अदा कर दिए गए हैं। 33 अरब हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें से अब हमने मजीद आने वाले चंद महीनों में $8 अरब जो है वो मजीद भी अदा करने हैं। कर्जाजात हमारे सर पर मंडला रहे हैं। सोहद, जिस तरह आपने बात की ना कि स्टेट बैंक का
जो उसकी जो स्टेटमेंट आई है, आप ये देखें कि इस वक्त हमारे पास जो रिजर्व है यानी 4 अरब डॉलर हमारे पास रह गए और 50 करोड़ डॉलर जो है वो हमें अभी अगले माह में वो पे करने, उसके साथ साथ 30 करोड़ डॉलर जो है वो हमें चाइना को देना है। चाइना के कुछ कमर्शियल बैंक हैं, उनको ये अदाइया करने हैं। और अगर ऐसे में जिस तरह वादे किए गए थे मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की जानिब से, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, तो ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इंतहाई खतरनाक है। एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन वो वहाँ से जो हमें कुमक मिलनी थी वो अभी तक मिली नहीं है, जिसकी वजह से जो बैंक स्टेट बैंक में जो रिजर्व है उसमें मुसलसल कमी जो है वो देखने को मिल रही है। और एक और चीज हरमीत आप इस पर ऐड कर लें, ये कि अब सऊदी अरब की जानिब से भी जो हम जिनको अपना दोस्त ममालिक समझते हैं, वो चीन हो, वहां से तो खैर अलबत्ता अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन सऊदी अरब ने देखिए गैर मशरूत मदद का ऐलान किया है। वो कहते हैं जनाब हमारी भी शर्तें मानी जाएं, IMF की आप सारी शर्तें मान लेते हैं, बाकी तमाम आपके दोस्त ममालिक की तमाम शर्तें आप मान लेते हैं। वो गैर मशरूत जो इन्होंने बात की है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोलैबोरेशन या फिर निगोसिएशन इस बात पर नहीं होगी, तो अब शराइत सऊदी अरब की जानिब से भी रखी जाएंगी, जिसके बाद ही कोई हम मदद की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल्दो इस सारी सिचुएशन में एक और स्टेटमेंट आई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। ये स्टेटमेंट है अमरीकी तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा जो है उन्होंने कल ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली दिया, भारत के लिए भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन दोनों ममालिक के लिए उन्होंने कहा है कि ये आपका बाहमी फैसला है, ये आपके मज़ाकरात, पाक भारत जो मज़ाकरात हैं उसके लिए आपको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। इन शॉर्ट नटशेल करते हुए वो ये कहना चाह रहे हैं भाई हमारा मसला नहीं है, आप दोनों को आपस में बात करनी पड़ेगी, और ये कोलैबोरेशन से ही और ये आपकी डायलॉग से ही हो सकेगा अगर आप ये मसला और ये तनाज़ात को हल करना चाहते हैं। और जो इलाकों में कशीदगी फैली हुई है और जो खित्ते में कशीदगी फैली हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको आपस में निगोशिएट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि हरमीत आप इसको ऐसे ही समझते हैं कि अंदर से अमेरिका ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की है कि आप दोनों को आपस में सुलझाना पड़ेगा। देखिए जी, स्टेटमेंट तो आती रहती है अमेरिका की जानिब से, मुख्तलिफ स्टेटमेंट मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी आती रहती है, लेकिन अगर हम देखें तो जो सिचुएशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो कश्मीर का है। और जब से आर्टिकल 35 वो का उसका निकाद हुआ है, यानी वो गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर जब से हमने देखा है कि ये आइन मुसल्लत किया गया है कश्मीर पर, तो उसके बाद मामला जो हैं, पहले तो हम ये देख रहे थे कि कुछ दूरियां जो है वो कम होती जा रही थी, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता बयानात को अगर हम देखें, हाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कल मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान की जानिब से एक सॉफ्ट सा बयान आया हुआ है कि अगर पाकिस्तान के साथ जो है कुछ मामलात पे हम बैठ सकते हैं। तो अगर देखा जाए जो सूरत हाल है खित्ते में, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, कोशिश की जा रही है वहाँ से टेररिज्म को इन करने की पाकिस्तान में, इसी तरह हिंदुस्तान अगर उन चीज़ों पर रोकथाम लगा ले, जिस तरह हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में जो छोटी मोटी तंजीमें, क्योंकि मैं बलूचिस्तान गया हूँ तो मैंने देखा है कि जिस किस्म का ये जो तंजीमें उठी थी, ये छोटी मोटी तंजीमें, मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग हैं, तो वो आप बिल्कुल पाक आर्मी को, ये जाहिर बात है जिस तरह वो कुर्बानियां दे रही हैं वहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं, तो उन्होंने तकरीबन कंट्रोल कर लिए पूरे इलाकों को। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो फंडिंग है, हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं, वो अब भी बलूचिस्तान में एक्टिव हैं और किसी न किसी थ्रू, जर्मनी के थ्रू और किसी न किसी दीगर ममालिक के थ्रू जो है उनको रकम भिजवा दी जाती है और वो इस किस्म के टेररिज्म की एक्टिविटीज में वो मुब्तला हमें नजर आते हैं। तो इन चीजों को भी हमने बारहा उनके सामने रखा और हमने बाकायदा प्रूफ के साथ ये सारी चीजें रखी है कि हिंदुस्तान अपना अमल दखल पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उन्होंने शुरू किया है, जिस तरह उन्होंने कोशिश की है, और मुख्तलिफ खारजा पॉलिसी अगर आप देखें कि दुनिया के कई महाज पर उनकी कोशिश रही कि पाकिस्तान को जो है वो सुबकी का सामना हो, और उसके हवाले से अगर हम देखें तो उनके वज़ीर आज़म जो हैं या उनके नरेंद्र मोदी साहब से लेकर उनके वजीर खारजा जो हैं, उनके बयान ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे पास है और हमारी भी कोशिश है कि दोनों तरफ मामला सेट हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान का जो रवैया है और हिंदुस्तानी हुकूमत का जो रवैया है, हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ का जो रवैया है, जो वारदातें वो पाकिस्तान में डालती हैं, टेररिज्म जो फैलाती हैं, तो जब तक ये मामला सेटल नहीं होते तब तक हालात जो है नॉर्मल होना मुश्किल, और आपकी नजर से मुश्किल होगा और टेबल पे बैठना जो है मुश्किल होगा। अच्छा, आप मुज़ाकरात की बात करें, अमेरिका की स्टेटमेंट को ही हम एक दफा दोबारा से कोट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके मामलात को बेहतर करने के लिए बाहमी मुज़ाकरात, बाहमी डायलॉग जो है वही ज़रूरी है और वही वक्त की
ज़रूरत है, आप ही इसको मिलकर ही मसले को हल कर सकते हैं। ऑल दो जिन चीज़ों की डिस्कशन आपने की है आपकी नज़र से गुजरा होगा, आजकल एक फिल्म जो है उसका काफ़ी चर्चा है नेटफ्लिक्स पे, मिशन मजनू, उसमें रॉ की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो कि उनकी जानिब से की जाती है, और बहुत सारे ऐसे प्लान्स, बहुत सारे ऐसे मिशन जो यहाँ पर जारी है, उसकी एक थोड़ी सी छोटी सी एक झलकी है जो कि आप उसमें देख सकते हैं। काफ़ी हद तक आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कल ही देखी तो मैंने सोचा कि इसको कोट करूं कि किस तरह से हिंदुस्तान अपनी तखरीबकारियां पाकिस्तान में करता है, उसके लिए वो एक एग्जाम्पल है जो कि उन्होंने बनाई है। मैं तो लेकिन मुझे इस लगता पे है पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। सोहा, आपको याद होगा कि इस पर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री और मुख्तलिफ रिपोर्ट बनी है कि वहाँ के जासूसों का जो गाँव है किस तरह पाकिस्तान में वो जासूसी करते हैं, और फिल्म और इसके जरिए तो उनकी बड़ी कोशिश होती है बहुत कुछ दिखाने की। हाँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में तखरीबकारी जितनी भी होती हैं उसमें हिंदुस्तानी मुलविस होता है, और वो बाकायदा एविडेंस के साथ हमने चीज़ें जो हैं दिखाई भी हैं, पूरी दुनिया को दिखाई हैं। लेकिन एनी हाउ जो हालात इस वक्त माली मुश्किलात के हमें सामना है, तो दुनिया जो है कुछ लोग कुछ दो के मामले पर ही आगे बढ़ती है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं दुनिया उस तरह एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, और हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। तो यही वजह है कि आलमी दुनिया जो है वो सबूत होने के बावजूद वो उस पर उस तरह एक्शन नहीं ले रही। हरमीत, हमारा कतई तौर पर मकसद नहीं होता कि सुबह आते साथ ही आपको गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम करने के बाद इतने मसले हम डिस्कस कर ले, लेकिन क्या करें, इक्तिसादी, माशी और माली सूरत हाल बेहतर हो या ना हो, इस सब में क्या होता है, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन चले अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत डैमेज सूरत हाल है, इसलिए इन चीज़ों को बारे में बात करना, आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। लेकिन टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम के रन डाउन को आगे बढ़ाते हैं। टॉप स्टोरीज़ में टॉप ऑफ द ऑल सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इस वक्त पीटीआई की दौड़ें लग गई हैं। अगर आप इस्तीफों की बात करें तो इतना अरसा इस्तीफे देने के बाद, होल्ड ऑन पे लगे रहने के बाद, अब इस्तीफे जब कबूल किए जा रहे हैं और पे दर पे कबूल किए जा रहे हैं, तो पीटीआई जो है वो दौड़ लगाने की या फिर कोशिश कर रही है। वो कोशिश किस चीज़ की कर रही है, उसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब की आई है वो ये भी है कि निगरान वज़ीर आला यानी मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ अब सड़कों पर आने की बात भी की जा रही है, जो कि उनका राइट है, जिन्होंने हमेशा इस्तेमाल भी किया है अपनी पब्लिक फिगर होने की वजह से या अपनी पॉपुलैरिटी ग्राफ की वजह से। बट ऑल दो अदालत जाने की बात भी की जा रही है काफ लीग की तरफ से और पीटीआई दोनों की तरफ से। तो ये जो सड़कों पर आने का ऐलान किया गया है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इस तकर्री पर, इस पर हम बात करेंगे आज को डिटेल में इस रनडाउन में। इसके अलावा आज के दिन की मुनासबत से आपको बताते हैं, दुनिया भर में तालीम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तालीम भी एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत बात की जा सकती है। अगेन हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ हमने फ्लॉज को डिस्कस करना है, लेकिन पाकिस्तान में तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए कौन कौन काम कर रहा है इस पर बात करेंगे। और अगर आप घर में मौजूद है और अपने 4 बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, उनको तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका माइंड डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, तालीम के आलमी दिन पर इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नशों के बारे में। हमने कल भी एक डिटेल सेगमेंट की है, अब हम रोज़ाना उसे क्लासिफाई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर तंबाकू नोशी की बात करें तो तंबाकू नोशी से जो मुजी अमराज फैलते हैं उससे कहा यह जा रहा है, जो फैक्ट एंड फिगर सामने आ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में 400 से ज़ायद बंदा, तकरीबन 500 के लगभग, अपनी जान की बाजी हार देता है। तंबाकू जिसे हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सिगरेट पीना तो ऐसे कैजुअल समझा जाता है जैसे ये कोई बीमारी ही नहीं है या कोई मसला ही नहीं है, तो ये इतनी कॉमन होती चली जा रही है। इससे क्या क्या मजीद बीमारियां हो सकती हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के गुड मॉर्निंग पब्लिक में। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से एक ज़बरदस्त पैकेज है, वो पैकेज क्या है ये आपको पैकेज दिखाएंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। पहला डोज जो है वो इसी बारे में है कि तालीम जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी एज में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आपका दिल करे और जब आपको मौका मिले आपको फौरी तौर पर उस मौके को कैश करना चाहिए। 72 साला ये शख्स जिसने 72 साल की उम्र में गेस व्हाट मैट्रिक का टेस्ट दिया है, टेस्ट नहीं सॉरी एग्जाम दिया है, और एग्जाम देके वो पास भी हुए हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से ही है। लेकिन किसने पढ़ाया? बहू ने पढ़ाया, बेटी ने पढ़ाया, इनके पोते पोतियों ने पढ़ाया। लेकिन उन्होंने बताया कि भी मैं इसीलिए नहीं पढ़ सका कि माशाल्लाह 4 बहनें और 3 भाई थे, अबू मेरे रिटायर्ड हो गए, जिसकी तालीम पूरी करने के बाद हमें काम करना पड़ा। लेकिन अब 72 साल की उम्र में मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है और हरमीत पाजी ये पास भी हो गए हैं। कमाल है, कमाल है। वैसे वो कहते हैं ना कि उम्र तालीम के लिए जस्ट अ नंबर कैद नहीं होती, और हमने देखा है मुख्तलिफ स्टोरीज हम लेके आए, और ये
बहुत अच्छी बात है। उनका ताल्लुक भी जो है वो पाकिस्तान से, जिस तरह बता रही हैं, पाकिस्तान से ही है। और ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किलात, हर एक शख्स की ख्वाहिश होती कि वो तालीम हासिल करें, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात होती हैं, कुछ ऐसी मजबूरी होती हैं जिसके बायस आपको ये ख्वाहिश तो करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं अपने घर का, अपने फैमिली का पेट पालने के लिए आप कुछ अलग स्टेप लेते हैं। और इनकी भी स्टोरी मेरे ख्याल में यही है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आई और तालीम को जो है क्विट करना पड़ा। लेकिन अब ये देखें इनकी हिम्मत को, इनको दाद देनी पड़ेगी इनकी फैमिली को कि उन्होंने इनकी ख्वाहिश 72 साल में भी पूरी कर दी। उन्होंने मैट्रिक जो है अच्छे नंबरों से आप कह सकती हैं, या उन्होंने पास कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें जिस तरह आप फरमा रही हैं कि बहू जो है उनका साथ था, उनके फैमिली का साथ था, और आगे जाके उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद अब 72 साल में मैट्रिक करूंगा, लोग क्या कहेंगे। ये एक सवाल होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे जहन में, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि भैया कमाल कर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैंने एक मीम देखी, उसमें ग्लोब बना हुआ था, मतलब जो दुनिया होती है ना, एक तरफ ग्लोब बना हुआ था बिफोर का और एक तरफ आफ्टर का। आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, गिव अ डैम, दुनिया को फर्क भी नहीं पड़ता। दुनिया वैसी की वैसी गोल रहती है, बिफोर भी और आफ्टर भी। इसलिए आपने जो करना है, जब करना है, आपको करना चाहिए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मौसीकी हो, आर्ट हो, फन हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि हमने आर्टिस्ट की जब भी खबर शामिल की है अपने डेली डोज में, तो ऐसी अनोखी खबर शामिल की है। और अभी एक ऐसे मुसव्विर से, यानी एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करानी है जो अपने फन को कुदरती मंजर से मिला देता है। मतलब कैनवस का, एक कैनवस रखा और कैनवस के पीछे एक कुदरती मंजर, और उस मंजर का जो बकिया हिस्सा है, बकिया हिस्सा यूं कहे कि आपने अपने कैनवस को अपने पीछे वाले नजर आने वाले मंजर के अंदर मर्ज कर देना है। मतलब वो कोई पोर्ट्रेट नहीं बना रहे, कोई सीनरी को पूरा नहीं बना रहे, किसी को कोई स्केच नहीं बना रहे। वो बेसिकली कैनवस को रखते हैं और पीछे जो मंजर होता है उस मंजर के अंदर उस कैनवस को इंडल्ज कर देते हैं, जो कि काफ़ी ट्रिकी भी है। लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप लाइव एग्जाम्पल देखिए। हरमीत, इट सीम्स टू बी लाइक वेरी ट्रिकी। हाँ, ये देखें ना कि बड़े मज़े की है ये वीडियो। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो, हम ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं आंखों देखा वो जो धोखा होता है आंखों से, वो उसमें, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। तो भाई कमाल है एक आर्टिस्ट को। और अब हम देख रहे हैं कि अब चीज़ें जो हैं दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, और आर्टिस्ट भी है अपना नया आर्ट, एक मुनफरिद चीज़ जो है वो दिखाने के लिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत मुख्तलिफ है और लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम आर्टिस्ट की बात करें ना, तो वो मौसीकी हो, डांसिंग हो, या अपने रक्स की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, आजकल दौड़ इस चीज़ की है हरमीत के आप काम वही करते हैं, लेकिन उस काम को मुख्तलिफ अंदाज में कैसे करना है। अब आर्ट तो आर्ट है, रक्स तो रक्स है, मौसीकी तो मौसीकी है, लेकिन उसमें कोई नया मॉडर्न टच डालना, कोई ऐसा काम करना जो आपको इसी आर्ट में दूसरे लोगों से या दूसरे आर्टिस्ट से मुख्तलिफ और मुनफरिद बना दे। अब लोगों का ये टारगेट है। अगर आप इस पिक्चर को देखें या इस वीडियो को देखें, तो इसके पीछे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दरख्त हैं, और वो दरख्त, और उसके अलावा आप दरख्त को पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन इस कैनवस को उन्होंने इस तरह से स्केच किया है कि वो, अब आप अगर कंप्लीट हो जाती है ये पेंटिंग, तो वो बिल्कुल पहाड़ का हिस्सा ही लगती है। तो इस तरह की इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें सामने समंदर भी है, पहाड़ भी है, दरख्त भी हैं, और ये काफ़ी फेमस हो गए हैं इन फ्यू डेज। मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं इस वीडियो के ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरी सोशल साइट। तो हमने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर हमारी टीम ने निकाली है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारे पूरे रनडाउन में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बच्चे ने बनाया है, और ये इसने क्या बनाया है, इसने एक ग्लोब बनाया है, यानी दुनिया का नक्शा बनाया है इन ब्रिक्स से, और ये लेगो ब्रिक्स हैं जिससे उसने बनाने की कोशिश की है। और देखिए ये वेरी ट्रिकी, वेरी स्मॉल इन साइज इन वेरी, आप देखिए इस बनाने के लिए पहले भी वो काफ़ी एक्सपर्ट था, लेकिन वो बहुत अरसे से सोचा था, पिछले 2-3 सालों से, कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। टाइम कितना लगा मैं आपको बताती हूँ। टाइम कम से कम ये 9 दिन तो लगे हैं। 9 घंटे, सॉरी 9 दिन नहीं, 9 घंटे लगे हैं। 9 घंटे 14 मिनट और 49 सेकेंड। सिर्फ 9 घंटों के अंदर मुसलसल मेहनत के बाद ये पूरा दुनिया का नक्शा उन्होंने बनाया है, छोटे छोटे ब्रिक्स के साथ, और इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। लेकिन शर्ट इन्होंने मेसी की पहनी हुई है हरमीत, फैन है मेसी की। तो फैन फॉलोइंग वैसे ही बड़ी ज़्यादा, चाहे बच्चे हो जवान हो। लेकिन आप इस बच्चे की काबिलियत को आप देखें ना कि इतना कलील टाइम में अगर आप जाके इस किस्म का रिकॉर्ड बना लेते हैं। और वैसे भी हम कहते हैं कि जितने भी हमने रिकॉर्ड शामिल किए तो उसमें बच्चे बड़े कम होते हैं, लेकिन इस बच्चे को आप देखें कि इसमें इतना टैलेंट है कि बड़ों से आगे ये बढ़ चुका है। और इसने
पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो बना दिया है, और वो भी रिकॉर्ड बना दिया है। भाई ये बड़ी बात होती है। नक्शे तो वैसे बहुत बनते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाना ये बड़ी बात होती है, और वो इन्होंने अपने नाम कर दिया। यानी ये भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई हम भी किसी से, हम बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा एक अहम फैक्टर ये भी है हमारे पेरेंट्स के लिए कि जब हम कोई खबर देते तो नॉर्मली उस खबर के मशहूर होने की वजह से हम खबर नहीं देते, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। बच्चों का कॉग्निटिव प्रोसेस यानी सोचने का जो तरीका है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो हमारे निस्बत जब हम बच्चे थे उससे कहीं ज़्यादा है। बिकॉज ये गूगल्ड बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया के बच्चे हैं, ये 21st सेंचुरी एरा ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सोचते इस एंगल से। अगर मैं अपने छोटे भाई की बात करूँ या आपके इर्द गिर्द जो हरमीत बच्चे होंगे, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंकिंग प्रोसेस रखते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अगर किया जाए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड किया जाए। अब अगर 9 घंटे में इस बच्चे ने ये पूरी दुनिया का, न अपने मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बनाया है, तो उसमें जो ब्रिक्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 695 है। 695 छोटे छोटे लेगो ब्रिक्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, और अम्मा ने इसकी मदद की। अम्मा इसको बूस्टअप कर रही थी कि बेटा नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इसीलिए मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा कोई इस तरह की अनोखी और अजीबोगरीब चीज़ करता है तो बीइंग अ पेरेंट्स आपको उसको बूस्ट करना चाहिए, आपको उसको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कहीं से कोई भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, हमें क्या पता है। इसलिए बच्चों को ज़रा आपको उनको खून डबल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर देते हैं आपको। अगली खबर जो है वो, आजकल तो वैसे सारे बंदर बने हुए हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है, लेकिन बंदरों को भी अब बहुत शौक हो गया है। बंदरों को लगता है कि अब हम भी क्यों इंसानों से पीछे रहे, क्योंकि इंसानों की नकलें तो हम करते हैं, इंसान जो करते हैं हम उनको कॉपी करते हैं, रास्ते भी चल पड़ते हैं। इंसान जो करते हैं उनको हम कॉपी तो करते हैं, लेकिन कॉपी वाई नॉट, अब हम रियल में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं फ़ोन यूज़ करने के। बंदर भी मोबाइल इस्तेमाल करने के शौकीन हो गए हैं। इस वीडियो में यू कैन सी कि किस तरह से बेसिकली उनसे खेल ही रहा होगा, मोबाइल आगे किया हुआ है, और वो बाकायदा देखिए दोनों हाथों से, जैसे हम टाइपिंग करते हैं और हम रिसर्च करते हैं और हम टच को यूज़ करते हैं फ़ोन को, वैसे इंटरेस्टिंग लग रही है। और तीनों लगे हुए, मुझे लगता है फैमिली है पूरी, अम्मा अब्बा एक बंदर बच्चा। बात आपकी दुरुस्त है कि जिस तरह आपने बताया कि वैसे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में बंदर कॉपी करते हैं, और उन्होंने ये देख लिया कि पूरे इंसान तो इसी में बिजी हो गए। कभी इंसान एक दूसरे से बात किया करते थे, अब इंसान जहाँ पे भी देखें तो उस मोबाइल में बिजी होते हैं। तो भैया हम भी देख लेते कि ये मज़ा कितना ज़्यादा है कि इंसान इतने मसरूफ हो गए, तो हम भी आके एक दूसरे को जिस तरह वो शरारतें करते हैं। जब आप नथिया गली या कई और इलाकों में जाती हैं या जाते हैं तो वहाँ पे इनकी जो शरारतें होती हैं वो बड़े मजे की भी होती है और बड़ी खतरनाक भी होती हैं। बड़े लोग इनसे खौफ भी खा जाते हैं, भाग भी जाते हैं, खासकर बच्चे जो है उनको बड़ा छेड़ते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मोबाइल ही ट्राई कर लेते हैं, शायद हमारी शरारतें कम हो और हम यहाँ पे मसरूफ हो। तो उन्होंने भी ट्राई किया, और शायद अगर ये लत इनको लग गई तो फिर वो शरारतें ढूंढने के लिए भी हमें बड़ा दूर जाना पड़ेगा। बाजू का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम अपने नॉर्थ साइड पे जाए ना, नथिया गली वाली साइड पे, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको बंदर सड़कों पे नजर आएंगे। तो वहाँ पर बच्चे बड़े शौकीन होते हैं इस चीज़ के कि उनको छल्ली खिला दी, कभी कुछ खिला दिया, उनके साथ खेला, सेल्फियाँ ली, फोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। तो जनाब इनका भी यही शौक था। ये अपने इर्द गिर्द नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पर गए, वहाँ पर बड़ी तादाद में इन बंदरों को देखा, अपना पैनल उनके आगे किया, और जनाब वो पता नहीं अब वीडियो देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, या अपने ही हम शक्ल जो है उसको रिसर्च कर रहे हैं, बट दे आर एंजॉइंग वाइल यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन। तो जी अब वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। अब हमने ले एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके पॉलिटिकल सारे सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल सारा दिन जब लाइट नहीं आई तो लोगों के दिमाग बहुत चले, हर किसी ने बहुत अच्छी अच्छी मीम्स बनाई। कल मैंने एक मीम देखी जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये थी कि पाकिस्तान को रीस्टार्ट किया जा रहा है, ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए, लेकिन ये चलाने की कोशिश जो लड़ के हमारे सियासतदान कर रहे हैं, सियासी, माशी, इक्तिसादी, माली सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और इसमें क्या होता है, लाइट चली जाती है। लेकिन अगर अभी भी आम आवाम जो हमें देख रही है उनके दिमागों के बल्ब ऑन नहीं हुए तो फिर ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक कॉल इमरान खान की जानिब से एक बार फिर से दी गई है। उन्होंने कहा कि तकर्री जो की गई है सीएम की, उसको हम नहीं मानते। मोहसिन नकवी साहब जो है निगरान वज़ीर आला बनने के बाद अब उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, और हमेशा पॉपुलैरिटी ग्राफ की वजह से वो काफ़ी जब बाहर निकले हैं तो लोगों ने उनका साथ दिया है, लेकिन आवाम को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जागना पड़ेगा। और दो आवाम क्या राय रखती है इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हामिद खान अल-मशरिकी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पहले तो आपको गुड मॉर्निंग करते हैं और वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सर? वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। देखिए हमेशा हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट ऑन स्काइप होता है, लेकिन आज हमने स्काइप से निकाल के हरमीत पाजी की जुबान में फौरी तौर पर रियलिटी में बुला लिया है हामिद खान साहब को। हमें सब ये कहिएगा कि आप चूंकि पाकिस्तान में आजकल हैं, फिर कुछ दिनों में वापस जा रहे हैं,
आपने इन 3-4 हफ्तों में जो तज़ब्ज़ुब पाकिस्तान की सियासत में देखा है, वो डायनामिक्स टोटली और है, वो कहीं सर्टेनिटी पे आ ही नहीं रहे, कहीं रुक ही नहीं रहे। अब ये जो कॉल दी गई है सड़कों पर आने की, इट विल वर्क, ये काम करेगी? बहुत शुक्रिया सोहा। देखें, बात ये है कि वाकई पाकिस्तान की सियासत के बारे में मैं कहता हूँ ये एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे, और मुसलसल अवाम को घेरे में रखा हुआ है, अवाम को चक्कर में रखा हुआ है, करते हैं हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, और अवाम को समझते हैं कि जिस तरफ लगाएंगे अवाम लग जाएंगे। बदकिस्मती ये है कि अवाम में अभी भी बहुत सारा जिसको कहते हैं शऊर आना ज़रूरी है, समझ, और अवाम के अंदर ये जज्बा आना ज़रूरी है कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनकी हकूक़ की जिद्दोजहद क्या होती है। किसी भी सियासी पार्टी की जिद्दोजहद और अपने हकूक़ की जिद्दोजहद में हमेशा फ़र्क होता है। और अभी जो आपने इमरान खान साहब की बात की, ये बड़ा मुतवक्के था। वो पहले भी कह रहे थे कि जी मैं जैसे ही ठीक हूँगा और डॉक्टर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं तो सड़कों पे आऊँगा, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा वाज़े ऐलान किया कि अगर निगरान वज़ीर आला के जो इंतखाब है उसके अंदर जमहूरी तरीके से एक गैर मुतनाज़ा शख्स नहीं लाया जाता तो वो इस पर एतराज़ करेंगे। और देखें, दो बातें तो अहम हैं, समझनी पड़ेंगी। वो ये कि क्यों मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसे दो नाम दिए गए जो दोनों ही मुतनाज़ा थे। आज चीमा साहब जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हैं, मुशीर हैं, उनका तो नाम देना बनता ही नहीं था, तो खुद चॉइस ही एक रह जाती थी मोहसिन नकवी साहब। और दूसरी जानिब देखा जाए तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के ऊपर अगर हम देखें तो वो प्ली बारगेन का जो एक इतना बड़ा एक हकीकत है, उससे कोई मतलब हाल छुप तो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी प्ली बारगेन करने वाला पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। अब खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तजाद हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक तरह कहा जाता है जी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेगा तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रह जाएगा, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी बात यह कि इमरान खान फिर वही बात है कि वो आखिरी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और वो है पब्लिक, अवाम को साथ लगाना, प्रेशर डालना, पब्लिक प्रेशर में लाना। लेकिन देखना यह पड़ेगा क्या ये काम करेगा या नहीं, या आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि सोहा अब पंजाब में परवेज इलाही या पीटीआई की हुकूमत नहीं है। अब एक बार फिर पीटीआई के अरकान को हो सकता है सरकारी पुलिस और इदारों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना पड़े, उस तरह खुलकर एहतजाज ना कर सके। अगर ये आप सब कुछ देखेंगे तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स अगले एक हफ्ते में मजीद वाज़ेह होगी। जी हरमीत, हामिद साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा कि जैसे वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, उस पर एतराज़ हैं और उनकी जो लाइफ है, कहीं ना कहीं मुझे भी याद है कि जब नेब कोर्ट में आसिफ ज़रदारी साहब पेश हुआ करते थे तो मैंने खुद जो है नकवी साहब को, मोहसिन नकवी साहब को हाथ जोड़े हुए वहाँ पे देखा है। ये मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। तो ऐसे में अगर हम देखें जो फुटेज हमारे सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की भी थपकी उनको है। और ऐसे में जब से वो आए हैं तो CCPO लाहौर जो है उसी को, यानी बिलाल कामयानी जो है उनको दोबारा लेके आए हैं, और वो ये वही CCPO है जिनकी निगरानी में PTI के लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया गया। ऐसी सूरत हाल में क्या पहले से ये प्लानिंग तैयार हो चुकी थी कि इमरान खान साहब को टफ टाइम देना है? इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात की जाए तो उनका भी एक रवैया काफी मुतनाज़ा है। ऐसे में अगर निगरान सेटअप की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन है ये इंतहाई जो है इस पर भी जिस तरह हमने देखा कि 70 साल से तो हम इलेक्शन को मुतनाज़ ही देखते हैं, लेकिन ये कितना कंट्रोवर्शियल होगा, इस पर आपका क्या तबसरा है? हरमीत, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि क्या इमरान खान को ये सब कुछ नहीं पता था जब वो फैसला कर रहे थे कि पंजाब और KPK की हुकूमत तहलील कर दें? सो इमरान खान को मेरा ख्याल अंदाजा था कि इनकी तरफ से इस तरह के हथकंडे आएंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी बहुत तैयारी की। जब ये नाकाम हो गए किसी भी तरह पंजाब असम्बली की तहलील रोकने में, तो फिर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर ली कि अब हम अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उसके साथ हुकूमत जो है वो अपनी ताकत के जरिए PTI का ना सिर्फ वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करेगी बल्कि PTI की जो तंजीम है उसको भी काफ़ी हद तक तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें एक बात समझें हम, और वो ये है कि जिस तरह अभी आपने कहा मोहसिन नकवी को क्या पंजाब की आवाम या वो लोग जो सियासी या कानूनी समझ बूझ रखते हैं, क्या वो इनको कबूल करेंगे? मेरा ख्याल है ये एक मुश्किल फैसला होगा। उसकी वजह यह है, आपने जरदारी साहब का हवाला दिया, ऑडियोज हैं, जरदारी साहब वहां कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ठीक है जी, और परवेज इलाही को कहते हैं ये आपका तो रिश्तेदार है। और दूसरी जानिब अगर मैं याद करा दूं, अभी कुछ हफ्ता पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब मक्का मुकरमा अंदर गए हैं तो उस वीडियो का 1 मिनट और 6 सेकंड के बाद जो शख्स बाहर आ रहा है वो मोहसिन नकवी है।
तो इस हवाले से वो जो आप एस्टेब्लिशमेंट वाली बात करते हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सो ये बड़ा अहम बात है कि क्या एक ऐसा शख्स, मुतनाज़ा शख्स आपने पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाया है जिसका वाहिद मकसद क्या पीटीआई और इमरान खान की मकबूलियत को खत्म करना होगा। मैं समझता हूं ये बड़ी रिस्की बात होगी, खतरनाक बात होगी। देखिए आप जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं ना, मैंने शुरू में कहा कि अवाम के दिमागों का बल्ब जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए हम ये बातें कर रही इसीलिए रहे हैं ताकि आप लोग को पता लगे कि ठीक है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ऑनर ऑफ द मीडिया हाउस, शायद वो बहुत अच्छे हो, अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने उनको एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी देखा हुआ जो कि वेरीफाइड है, जो कि पता है कि वो कितने क्रेडिबल इंसान है। इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स, तो हम बात कर रहे हैं उस दो नामों की। अहद शीमा का नाम सिर्फ फिल्म के तौर पर दिया गया था, तो उसी वक्त डिसाइड था कि नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप जो है अल्टीमेटली चूज करें बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर उनको आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन भी कहा जा रहा है, फिर वो मीडिया हाउस के ऑनर भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पीटीआई एहतजाज करने की बात कर रही है वो वैलिड है। मैं समझता हूं कि बहुत वैलिड है और इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि अदालतें क्या फैसला देती है। क्या पीटीआई अदालत में जाती है तो पीटीआई को कोई अदालती रिलीफ मिलता है, जाने की बात तो उन्होंने की है, या बिल्कुल, या फिर सिर्फ बात जो है वो जल्द से जुलूस और अवामी एहतजाज तक रहेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी टेस्ट है, एक अदालतों का भी टेस्ट है। सुहा, मैं नकवी साहब को खुद भी पर्सनली जानता हूं और मैं मतलब उनके जो खैराती काम है, फलाही काम है, इदारे के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं उससे कोई इख्तिलाफ नहीं रखता है। ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन जब बात आती है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की, बात आती है जब मेरिट की, तो फिर जो जो सवालात उठते हैं बहसीयत एक न्यूट्रल, बहसीयत एक गैर जानिबदार सहाफ़ी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसका एक तज्जिया करूं और उसके बाद अवाम खुद फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत है। देखें, अब हम किसी के ऊपर हमारी कोई चॉइस नहीं, हम ये समझते हैं कि अगर अवाम और कानून दो चीजें हैं बड़ी अहम, अगर कानून उसमें रास्ता बनाता है और कहते हैं कि जी ये कानून के मुताबिक ठीक है तो सारा आंखों पर, अगर अवाम उसको कबूल कर लेते हैं तो बिल्कुल अवाम की चॉइस है, लेकिन फैसला अवाम और कानून को करना चाहिए। सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि जब इमरान खान साहब पार्लियामेंट की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे चोरों और लुटेरों के साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह एक तो व्हाट्सएप पे जो जिसने मैसेज भी किया है राजा परवेज अशरफ साहब को, तो वो तब भी अभी एक्सेप्ट करने को तैयार बैठे। और कल हमने देखा कि हमारे ऑफिस के सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, तो वहां पे जिस किस्म का एहतजाज पीटीआई के अरकान की जानिब से चल रहा था, आप नहीं समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी पार्लियामान से निकलना और फिर पार्लियामान की तरफ यूटर्न लेना? ये खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती थी। और आज राजा साहब जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, जो आने वाले मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून से लड़ेंगे, तो उससे क्या तवक्कात आप रख सकते हैं? आपने पूरा पार्लियामेंट उनके हवाले कर दिया, तो आप नहीं समझते एक बहुत बड़ी कोताही हुई है खान साहब से? हरमीत, मैं समझता हूं बिल्कुल। मैंने शुरू में भी कहा कि खान साहब से मिसकैलकुलेशन हुई है। खान साहब इसको कहते हैं ना, ओवर एस्टिमेट कर गए, चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर गए और समझ नहीं सके कि ये इतना मामला लटक जाएगा। उनका ख्याल था हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, हुकूमत पर इतना दबाव आएगा, वो 25 मई से पहले पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। वो नहीं हुआ और जिस तरह इस्तीफों का मामला लटका था, मेरा ख्याल है खान साहब को बहुत पहले ही वापस चले जाना चाहिए था और बतौर अपोजिशन लीडर खुद या किसी और को नामजद करके अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो अपने हाथ में रखनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो हमारी आवाम के साथ जिस तरह मजाक उनका उड़ाया जाता है कि एक तरफ स्पीकर कहते हैं जी मैं ये इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, ये फर्दन फर्दन आके इस्तीफे दें। जैसे ही खतरा होता है कि जी अब आगे निगरान हुकूमत के लिए अपोजिशन के नाम पर अपने ही उम्मीदवार राजा रियाज को ही खड़ा करके फायदा उठाने की बात है, तो अब वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारे इस्तीफे कबूल करें और राजा रियाज साहब की पोजीशन जो है वो मजबूत हो जाए। सर, लेटर और सूनर इलेक्शन, वो जनरल हो या जिमनी इलेक्शन हो, होने तो हैं, अब तो नजर आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इस इलेक्शन के सिनेरियो में देखें तो आप सोचे कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, क्या हम इस चीज के मुताबिल हो सकते हैं कि इतनी ज्यादा रकम, इतना बड़ा पैसा हम इन इलेक्शन पे लगाएं और उसके कुछ महीने बाद फिर दोबारा से इलेक्शन? बिल्कुल सुहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैं आपके तवज्जुह से ये बात बताऊं कि मैं नहीं समझता कि खाली सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। मेरा जाती ख्याल ये है, मेरी मालूमात और तज्जिया भी ये है कि इलेक्शन जब भी होंगे
कौमी असम्बलियों और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे होंगे। ना तो इलेक्शन कमीशन इसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना इलेक्शन कमीशन इसका लिए तैयार है। और एक और चीज आपको बताता चलूं, अब बात आ गई है, जैसे मैंने एक आपके ही प्रोग्राम में कहा कि क्या रमजान से पहले इलेक्शन कराने हैं या फिर रमजान के फौरी बाद और बड़ी ईद से पहले या अक्टूबर में। देखें, बात यह है कि अगर तो कौमी असम्बली ये तहलील करते हैं तब भी रमजान इनको गुजार कर ही इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो इस हवाले से मेरा जाती ख्याल है कि हर सूरत इलेक्शन जब भी होंगे कौमी असम्बलियों और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे होंगे। आपको एक और मजे की बताऊं, अगर ये सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन करा दें और पंजाब और केपीके में दोबारा पीटीआई जीत जाए तो आप समझिए कि वफाकी इलेक्शन या कौमी असम्बली का इलेक्शन तो फिर पीटीआई की झोली में आ गिरेगा। और क्या शहबाज शरीफ और ये सब इतना बड़ा रिस्क ले सकेंगे? जब सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो शायद ये खान साहब की पब्लिक पॉपुलैरिटी को मैनेज कर सके। उनकी पॉपुलैरिटी ने हमेशा जस्टिस किया है उनके साथ, और ये हमने भी देखा है। ऑल्दो अभी भी शायद यही होगा, देखने में ये नजर आ रहा है। हमें फॉर बीइंग हियर और बड़ी अच्छी आपसे डिस्कशन रही। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। और प्रोग्राम के शुरू में मैंने जब आपसे टॉप स्टोरीज शेयर की थी तो मैंने कहा था कि आज के दिन की मुनासबत से दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 2,63,00,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते ही नहीं हैं, और जो जाते हैं अगर हम उन्हें क्लासिफाइड करें तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इसके अलावा वो बच्चे जो घर पर ही पढ़ते हैं उनकी तादाद भी बड़ी है। लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी पे हम नहीं जाएंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, प्राइवेट इदारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो आई वो कि प्राइवेट इदारे की थी, वहाँ क्या हो रहा है हमें पता है। गवर्नमेंट इदारों में किन चीज़ों का फुकदान है, कहाँ सहूलियात नहीं है, हमें पता है। डैमेज इज डन। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस कि तालीमी मेयार को या तालीम को घर से बेहतर करने के लिए, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि पहले दर्स का आपका अपना घर या माँ की गोद होती है। तो फिर बात उस बारे में करते हैं जहाँ से इसको शुरू से शुरू करें तो शायद कोई तालीमी निज़ाम हमारा ठीक हो सके, क्योंकि हम घर की बात करेंगे। तो इस पर डिटेल में बात करने के लिए कि तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर करना चाहिए, और आज इसका चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर असगर यज़दानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और ये HOD हैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स के। इसके अलावा आपने स्क्रीन में लाइव शो में बहुत सारा देखा होगा, तो इनको आज के प्रोग्राम में और सेट पे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू सर, हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर कहिएगा कि मैंने जितनी बातें की हैं मेरा मकसद उन मसलों पे बात करना नहीं है, हम हल पे बात कर लेते हैं, और हम बात करते हैं ताकि हम कोई हल दे सके पेरेंट्स को। तालीम एक तो नहीं है, और नहीं है तो उसके लिए 100 मजबूरियां हैं कि बच्चे ने कमाना है, घर चलाना है। लेकिन किस तरह से घर से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है कि बच्चे के लिए तालीम भी ज़रूरी है और माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो उनको तालीम दिलाने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करें। जी देखिए, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया है, जो बातें थी, जो कोर इश्यूज़ हैं वो आपने डिस्कस कर दिए हैं। अब इस पर तो बड़ी तवील स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा और क्या करना चाहिए। ये हाल तो हमारी तालीम का ये हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को सही करना चाहते हैं तो उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं और मनसूबाबंदी, दो चीज़ें हैं वो हम सामने रखते हैं। ठीक। जहाँ तक बात है हमारी तरजीहात की, तो आप किसी सियासी जमात का, किसी भी हुकूमतें जो आती है सबका देख लें, हर हुकूमत कहती है कि तालीम हमारी बुनियादी तरजीह है। बजट ही देख लें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन बजट में क्या जगह होती है? वही बात कहने लगा हूँ कि जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जब आती है कि अमली तौर पर काम करने की, तो बड़ी मायूसी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरी बात जो है मनसूबाबंदी की है। मनसूबाबंदी जो है ये इतना अरसा हो गया, 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, मुझे अरसा हो गया, कोई 3 दहाइयाँ हो गई हैं इस फील्ड से मुंसलिक। मुझे आज तक नहीं पता चला कि हमारा निज़ाम तालीम जो है इसकी बुनियादें क्या है और ये किस तरफ जा रहा है। अब हाल हमारा वो हो गया है जो वो गालिब ने कहा था ना कि हैरान हूँ दिल को रोऊँ या पीटूँ जिगर को मैं। किस चीज़ का बंदा रोना रोए, निसाब तालीम का रोए, निज़ाम तालीम का रोए, मीडियम का रोए, क्या करे? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि रोए ना, बस बात कर लें कि घर वालों ने क्या करना है। जी, घर वालों ने क्या करना है। घर वालों ने सबसे पहली बात जो करनी है वो एक हमारी जो फंडामेंटल्स है ना उनको सही करना है, और उसमें सबसे पहली बात आती है हमारा मीडियम। बिल्कुल। वो जो लाड़ में काले ने हमें एक जिस डगर पे डाल दिया था और इसको अंग्रेज़ी को हमारी एक बुनियादी ज़रूरत बना दिया, और वो जो टीका था ना वो उसका जो जहर था वो पूरे जिस्म में सरायत कर चुका है। बिल्कुल। अब देखिए हमारे लिए अलमिया क्या है। सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि हमारा बच्चा जब दाखिल होता है तो उसको अंग्रेज़ी, हमें एक रोमांस भी है अंग्रेज़ी के साथ और ज़रूरत भी है।
तो हम कहते हैं कि बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जाए, बड़े से बड़े अच्छे स्कूल में, नहीं जाता तो अंग्रेजी सीखे। इसके अलावा अरबी सीखे, वो हमारी मजहबी ज़बान है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी दो ही है। फोकस है हमारे। फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ये लोकल ज़बान पंजाबी है, वो भी सीखे। अब बच्चों को तो हमने इब्तदा से उलझा दिया है ज़बानों में अभी तक। अच्छा, हम वैसे हम कहते हैं कि हम दूसरे मॉडल डिस्कस करें, दूसरे निज़ाम तालीम डिस्कस करें और उनको ऑब्ज़र्व करें दूसरे ममालिक के, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ तो बच्चा जो इब्तदाई प्राइमरी क्लासेस बच्चा बड़ा इजी होता है, उसको अपनी उसकी डायमेंशन जो होती है वो सेट कर ली जाती है। हमारे तो मैट्रिक तक पता नहीं चलता कि बच्चे ने करना क्या है। दूसरी बात जो है वो हमारे यहाँ जो मैंने पहले कही और आपने इसकी तायद की कि हुकूमतों के बजट वगैरह की, ये देख लीजिए आजकल पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर को मैं अगर कंपैरिजन करूँ, एक वक्त था कि जब जो हमारे लोग थे वो तरजीह देते थे कि हम सरकारी इदारों में बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर दाखिला नहीं मिलता था तो कहते थे चलो किसी प्राइवेट इदारे का सहारा ले लेते हैं। इस वक्त हालत ये हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना वो हाइप उसने क्रिएट कर दी है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है बहुत नीचे चला गया है। ठीक है। इसकी वजह क्या हुई? इसके ज़िम्मेदार सब हैं, हुकूमत भी है, हमारे ज़िम्मेदारान भी हैं कि उन्होंने उस तरीके से उसको फोकस नहीं किया, उस तरीके से उसको मनसूबाबंदी नहीं की। और जो अंदर हम लोग हैं, हम भी इसको इस बरी ज़िम्मा नहीं है, हम भी समझते हैं कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हमने शायद सही नहीं निभाई, वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है। अब ये अगर देख लें हम, मैं बड़े लाइटर मोड में बात करना चाहता हूँ कि ये कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपने अभी कहा ना 2 करोड़ और कुछ बच्चे जो हैं वो अभी घरों में हैं, जाते ही नहीं है स्कूल, जाते ही नहीं है। ये कितनी दफ़ा हम सुन चुके हैं कि 5 साल से लेकर 16 साल के उम्र के बच्चे 2 करोड़ से ज़्यादा जो कि नहीं जाते। इसके लिए मनसूबाबंदी कितनी हुई है। कभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया, कभी कहा कि वो जबरी तौर पर जो बच्चे क्या बिल नहीं मंजूर हुए सर? मंजूर हुए। हाँ। लेकिन मैंने कई दफ़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कहा है, जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी कहा है, पिछली हुकूमत में जो रही हैं खातून एक वो चाइल्ड प्रोटेक्शन भी, उनसे भी एक दफ़ा मुलाकात हुई। मैंने कहा था कि क्या आपने इसको अश्योर कर लिया है कि ये जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए वो उनसे वो लेबर नहीं ली जा रही? हाँ, हम वो जी बड़े शहरों में कर रहे हैं। मैं कहा ज़रा बाहर तो निकलें, ये रूरल एरिया में जाएं, आपको जगह जगह मिलेंगे। वैसे तो कहते थे कि हम उनको बच्चों को बाई फोर्स उनको पनिश करेंगे, उन लोगों पर जो इनसे वो लेबर लेते हैं। लेकिन माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि शायद 1% वो टीचर जो है ना स्कूलों के, उनको मजबूर करते हैं कि आप गलियों मोहल्लों में जाएं और बच्चों को ज़बरदस्ती लाएं। वरना अलमिया है कि वो बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, महंगाई कितनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि बहुत से वालिदैन जो थे वो बहाना करते थे पहले कि वो जी हमारे पास वो, और जायज़ भी था कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है। तो कई हुकूमतों ने ऐसा किया कि इनको प्राइमरी तक, या वैसे तो हम मैट्रिक तक हमने अनाउंस किया हुआ कि तालीम फ्री है, ठीक है ना, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है। आजकल किताबें, दीगर चीज़ें, फीसेस, और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई इतनी हो गई है कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चा जो है उसको बजाय इसके कि वो इतना पढ़ता रहे, नौकरी मिलनी कि नहीं मिलनी किसी जगह डाल दें। अगर हम ये ऐसी प्लानिंग करें, बच्चों को सहूलत दें, वालिदैन को सहूलत दें, उनके कहें जी तालीम वाकई इस क्लास तक फ्री है, हम इनको पढ़ाएंगे, वेलफेयर स्टेट्स में जैसे होता है, तो फिर मोटिवेशन मिल सकती है, तो हालात ऐसे पैदा किए जाएं। सर हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो हम उमूमन जिस तरह आपने शुरुआत की बात की प्राइवेट सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह एक रुझान एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जो हम देखते हैं कि गली कूची में अगर कोई घर खाली, दूसरा घर खाली होता है तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल बन जाता है। मयार उसका क्या होता है वो आपको भी पता है कि एक FSC का या मैट्रिक पास, क्योंकि किसी ने तो 15,000 या 20,000 10,000 रुपये की जॉब करनी नहीं है, तो वो वही लोग आते हैं जो फारिग आसपास गली में मंडलाते रहते हैं, तो उन्हीं को टीचर बना दिया जाता है। मयार प्राइवेट सेक्टर की भी, अगर बड़े स्कूल की अलग बात है, लेकिन जो हम गली मोहल्ले में, जो कराची में हमने देखा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में या पंजाब में हमने देखा है। सर मुझे याद है खैबर पख्तूनख्वा में जब परवेज़ खटक साहब की हुकूमत, क्योंकि मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पे मैंने उस सिस्टम को खुद देखा कि नए असातिज़ा आए, ट्रेनिंग उनके सेशन हुए, उसके बाद मैंने ये देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर था वहाँ पे स्टूडेंट का जाना कम हुआ और गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हुआ। लेकिन महमूद खान के आने के बाद वो मामला उस तरह चल नहीं पाया। इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ हिंदुस्तान की,
वहां पे आप पार्टी ने दिल्ली में जो सिस्टम राइज किया है और अब पंजाब में करने जा रहे हो, और बड़ा कामयाब रहा है। इस किस्म के मॉडल को क्यों नहीं अपनाया जा रहा हमारे दीगर सूबे में? अगर हम सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं, या बलूचिस्तान में गए तो बहुत सारे स्कूल में जो है वो तबेले बन चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन है हुकूमत का इस तरफ ना आना, वजह क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनका भी तो इसमें मफाद होता है। शायद क्या आपको ये वजह भी नजर आती है कि प्राइवेट सेक्टर में मफाद होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को वो नहीं की तरजीह नहीं दी जाती है? अच्छा, हरमीत ने जो बात की है, बात बड़ी अच्छी की है। उन्होंने जो कहा है ना कि फलां जगह ये मॉडल अपनाया गया है, ये जो हम मॉडल्स का तजर्बा करते हैं ना, ये देखें, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब किसी भी रियासत के लिए जो कि बुनियादी चीज़ है, इसमें तजर्बे किए जा सकते हैं, लेकिन इतने नहीं। मतलब ये दो चीज़ें होती हैं, एक होती है तब्दीली और एक होता है इर्तिकाई अमल। इर्तिकाई अमल के लिहाज से तब्दीली की जाए वो तो बड़ी बेनिफिशियल है कि हम ये कर रहे थे और हमने ये कर दिया। हम तजुर्बे करते हैं, वो मतलब मैं जैसे मैंने पहले कहा कि हमें खुद नहीं पता चला कि हम कौन सी ये काम अभी हरमीत वो दे रहे थे मिसाल FSC की। ये देखें कि हमने कितने निज़ाम बदले हैं। कभी हम जो चले जाते हैं कि इसका जी वो कंपोजिट एग्ज़ाम होगा, कभी एनुअल निज़ाम होगा, कभी हम वो जो ये BS प्रोग्राम शहबाज शरीफ के दौर में बड़े सारे स्कूल हमने बनाने की कोशिश की है। हमने स्कूल बनाए, वो जो दाने स्कूल बनाए, और उन्होंने एक बड़ी काविश की थी और उन्होंने कहा था कि पंजाब में जब विज़िट किया गया, टीमों ने छापे मारे तो कोई हज़ारों की तादाद में गोश्त स्कूल निकले। अच्छा, उसके पर उन्होंने बंद किए या फलां किए। अब एक मैं बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिसका सारा जिम्मेदार, जो हरमीत ने जैसे कहा हुकूमत को सोचना चाहिए, वो है इनकी जिम्मेदारी। वो क्या है कि जब हमारे पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं किसी को oblige करना चाहते हैं अपने MP MNA को, तो वो oblige करें, वो किसी को सड़क दें, किसी को नाली दें, किसी को फलां करें। अब माजरत के साथ बाज़ इलाकों में जहाँ पर वो जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोगों के पास वो बेसिक तालीम नहीं, वहाँ पर एक कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल कायम कर देते हैं। इस वक्त अगर कैलकुलेशन की जाए, बेशुमार इधर देहाती इलाकों में ऐसे कॉलेजेस, ऐसे अपना हायर सेकेंडरी स्कूल्स बने हुए हैं वहाँ, जहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि टीचर्स की तादाद ज़्यादा है और स्टूडेंट्स की कम है, हज़ारों लाखों की तादाद में। अच्छा, यही हाल अब बाकी शहरों में भी हो गया। मैं अगर नाम लूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा भी डाटा है, मसलन फ़ारसी एक सब्जेक्ट है, बड़ा ठीक है, बाज़ इदारों में फ़ारसी के साथी की तादाद जो है वो 4 है और जो स्टूडेंट है 5 है। आप मुझे बताइए कि हम लाखों करोड़ों रुपया जो माहाना खर्च करते हैं, इसकी मनसूबाबंदी क्या है? कोई मनसूबाबंदी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, ये जो मैट्रिक लेवल के होता है उस पे, स्कूलों पे। अच्छा, असातिज़ा जो हैं, ये मैं खुद भी इस कटहरे में खड़ा होकर बात करना चाहता हूँ, असातिज़ा की सारी जो तवज्जो रह गई है कि वो अब रह गई है कि हमारी प्रमोशन कब होनी है, तनख्वाहें कब बढ़नी है, या दीगर मामलात है। मैं गैर जानबदारी से बात करता हूँ, लेकिन मैं और उम्मीद मेरी बात की तायद करेंगे कि हमें बैठकर इसकी ऐसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। शायद बात लंबी ना हो जाए, जब इसको कंक्रीट लिस्ट से निकाला है ना, एजुकेशन को सूबों के हवाले किया, 18वीं तरमीम मंजूर हुई है, उस वक्त इन्होंने सबसे बड़ा अलमिया जो ये हुआ कि जो करिकुलम थी उसके लिए अथॉरिटी बना दी और इसको प्राइवेटाइज कर दिया। देखें, प्राइवेटाइज हर चीज़ नहीं होती। और उधर जो करिकुलम अथॉरिटी बनाई, उन्होंने धड़ाधड़ जो सिलेबस लिखवाए नाकिस किस्म के, आजकल मुरव्वज हैं। और वही जो बुनियाद है, जब तक निसाब अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक कैसे अच्छी तालीम दी जा सकती है? अच्छा साहब, देखिए, मैं ये समझती हूँ कि स्कूल के लिए जगह, उसका निसाब, उसके असातिज़ा, उसके वसाइल, उसकी सहूलियात, ये सारी चीज़ें सिस्टम के तहत आती हैं। चलिए सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम से पहले वाली बात कर लेते हैं कि तरजीहात क्या है। अब देखिए, हमने जो नैरेटिव बिल्ड किए हैं, वो हमारे सियासतदान हो या हमारे लीडरान हो, रोटी कपड़ा मकान, तालीम को तो हमने कभी कंसीडर ही नहीं किया ना, कहीं भी नहीं किया। अब अवाम में जब आप ये बयानियां इंडल्ज कर चुके हैं तो उनको पता है कि हमारी बेसिक नीड्स यही हैं। हमारी बेसिक नीड में तालीम आती ही नहीं है ना, तो फिर हम कैसे ये गिला कर सकते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं करी तालीम के लिए। अब अगर हम घर में मौजूद वालिदैन की बात करें, अब हम मेयार पे बात कर लेते हैं कि चलिए तालीम जितने लोग को मिल रही है और जितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, वो प्राइवेट से हो रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हो रहे हैं, उनके लिए तालीम का मेयार क्या है? तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हम उन बच्चों की बात करें जो तालीम हासिल नहीं करते। जो कर रहे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। गोरा है तो प्यारा है, इंग्लिश बोलता है तो पढ़ा लिखा है,
हमारे मयार देखें ना कि हमने किस तरह से कर ली है। अब उर्दू हमारी कौमी जुबान है भाई, आप तुर्की चले जाएं उनसे पानी मांगो तो वो आपको कुछ और ला के दे देते हैं, वाटर का मतलब नहीं पता उनको। कौमी जुबान कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इदारों में, हमारी पार्लियामेंट में, हमारे ऑफिस में। हमने बात उर्दू में करनी होती है और हम अपना स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख के दे रहे होते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये जो बात आपने की, इतनी काम की बात की है। ये पाकिस्तान की सबसे जो कीमती दस्तावेज है वो 73 का आइन है। 73 के आइन में एक बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जैसे कायदा में लिखा उर्दू होगी। तो 25 साल दिए गए थे 73 के बाद, 1973 के बाद, कि इसमें निसाब व दीगर कानून साजियाँ, इस्तिलाहात, दीगर महकमों के लिए। तो 25 जमा करें 73 में तो 1988 बनता है। 1988 में इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी मुकम्मल तौर पर बतौर कौमी ज़ुबान उर्दू, राइज हो जानी अच्छा चाहिए। अब क्या हुआ? अब उसके लिए कोशिशें हुई, कमेटियाँ बनी, फलां हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अब बात तो बड़ी अजीब सी है कि जस्टिस जवाद ख्वाजा ने इसका फैसला दे दिया और कहा कि ये जो कौमी ज़ुबान है उर्दू, ये दफ्तरों में राइज कर दी जाए। और वो फैसला जो था खुद अंग्रेज़ी में लिखा। अब इसकी हम क्या बात करें? यही बात है। अब उसके बाद मुझे बताएं कौन से दफ्तर में हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या दीगर दफातर हैं, कहाँ उर्दू लिखी जाती है, कहाँ राइज हुई है? ये है हमारा उर्दू। सारी चीज़ें मैं कहता हूँ सिंबॉलिक रह गई हैं। जब तक हम इनको सही तौर पर अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको हम राइज नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और भी इजाफा कर लीजिए, आप खुद माशाल्लाह बड़ी आला तालीम याफ्ता हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आजकल आपने प्राइमरी एजुकेशन की बात की, बच्चों की बात की, हायर एजुकेशन की बात कर लें। ये यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मशरूम्स की तरह उभर रही हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले एक यूनिवर्सिटी का वक़ार होता था, मयार होता था। कहते थे फलां यूनिवर्सिटी, आपको पता है रैंकिंग बनती है। हमारे यहाँ सबसे जो अच्छी डिग्री, आला डिग्री समझी जाती है वो है एमफिल और पीएचडी। सर लाहौर के अंदर 21 यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट। अंदाजा करें, लाहौर की बात कर रही हूँ मैं, बाहर तो जाने की बात ही नहीं कर रही हूँ। जी जी। कि एचईसी का मेयार देखे कि आपको, आपके पास नंबर, अगर आपके 30% नंबर है ना आपके इंटर में, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगले दिनों हम बैठे हुए थे किसी बड़े अच्छे वाइस चांसलर साहब के पास। मैंने उनसे बड़ी लाइटर मूड में बात की। मैंने कहा ये आपकी यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के वो हेड हैं, लेकिन अब क्या करते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई होती है, क्रेडिट आवर्स पूरे होते हैं और रिसर्च वर्क्स होता है, एक माहौल है। अब गली मोहल्लों में जो यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, उन्होंने एक नया काम शुरू किया, उसको कहते हैं सैंडविच प्रोग्राम। वो हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं। अब 2 दिन क्लासेस जो होती हैं वो किस लेवल की होती हैं, कौन लोग वहाँ पढ़ाते हैं, ये एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है इस पर। और जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको किस किस्म की सहूलियत दी जाती हैं? सिर्फ अटेंडेंस उसकी अश्योर की जाती है, वो बस बराए नाम। और फिर उनका जो रिसर्च वर्क होता है वो कहीं पब्लिक नहीं होता, वो किस लेवल का होता है। सर अभी चले, आप तो यूनिवर्सिटी की, मैं सॉरी बात आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी की बात हमने कर ली, हम जरा इनिशियल पे चले जाते हैं, पंजाब से निकल जाते हैं, हम सिंध की तरफ चले जाते हैं। सर अभी मैं कह रही हूँ कि नया सिस्टम तो हम बनाने से रहे, क्योंकि हम अपने नया सिस्टम राइज नहीं कर पा रहे। हम अगर मुल्क की सियासत की बात करें, जमहूरियत हमारी फेल हो गई है, हम उस पर कोई नया सिस्टम ला सकते नहीं, क्योंकि हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं है। अब तालीमी निज़ाम में भी सेम सिस्टम है, हम नया सिस्टम नहीं लेके आ सकते। जो है उसके फ्लॉज दूर करके उसको बेहतर करके अपग्रेड कर ले, यही बड़ी बात है। अब तालीम जो सिंध में दी जाती है, हरमीत बाजी ने इस पर बहुत बात की है। हमारे पास जब भी ये टॉपिक आता है हम इस पर बात करते हैं कि सर वहाँ का तो मैट्रिक का बच्चा यहाँ की 5वीं जमात की बुक नहीं पढ़ सकता। वहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं आप उसको देखें। जो मौजूदा निज़ाम है उसमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको ठीक किया जाए, और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली आपको लगता है स्टेट की है या जो स्कूल रन करते हैं उनकी है, जो असातिज़ा हैं? ये असातिज़ा स्टेट्स के अलावा ये जो फ्यूडल्स हैं हमारे, ये अपने सिंध की बात आप कर रही हैं, ये पंजाब में ही, वैसे सब जगह ये फ्यूडलिज्म हमारे है, लेकिन मैं ये आपको सबको पता है कि सिंध में ज़्यादा है। जो हमारे फ्यूडल्स हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, इनके जब ये हमारे वीडियोस देखते हैं, प्रोग्राम्स में देखते हैं, अभी ये आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, ख़ास तौर पर वो व्लॉग्स वगैरह आ रहे थे। कितने बच्चे हैं जो कि बेचारे नांग दड़हंग फिर रहे हैं, स्कूल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ज़रा देख लें जाके, जो बड़े बड़े शहर हैं, आप नवाबशाह चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, कराची या चंद शहरों में आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, कॉलेजेस मिल जाएंगे। ये जो थर का इलाका है, जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ लोग वहाँ पर वो टोबों पे रहते हैं, वहाँ स्कूल, ये हमारे यहाँ भी है। ये जो मैं इसलिए कह रहा हूँ इलाका, ये चोलिस्तान का इलाका है हमारा, ये जो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ सिंध तक जाता है, भावलपुर से आगे, ये यहाँ भी ये हालत है।
मतलब एक बंदा वो जो रह रहा है वहाँ पर ना कोई सड़क जाती है, ना कोई वहाँ पर सहूलत है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा यार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। एक बात पे कंक्लूड अच्छा कर लेते सर, हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मुझे याद है मेरे वालिद साहब अक्सर हम हमारे साथ बैठे हुआ करते थे, तो बहुत सारे मैथ्स के सवाल या इस किस्म के सवाल जो हैं वो बिना देखे वो हल कर देते थे। और उन्होंने भी सरकारी एजुकेशन थी उस वक्त, हाँ, प्राइवेट बिल्कुल, नहीं मेरे था, अब्बा प्राइवेट भी। सेक्टर तो था ही नहीं प्राइवेट एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन यानी असातिज़ा की जो ड्यूटी थी या वो जिस तरह ड्यूटी देते थे वो बड़ी मयारी किस्म की होती थी। आजकल के असातिज़ा को अगर हम देखें, जैसे आप क्लिनिक में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां का जो डॉक्टर होता है वो आपको साथ में आपको कार्ड भी दे देता है कि प्राइवेट में आए, वहां पे काम अच्छा होगा। यही सूरत हाल अब हम देखते हैं। टीचर्स का जो रवैया है वो स्कूल में उसी तरह ध्यान तो नहीं देते, ना उतनी मेहनत करते हैं। एकेडमी की अगर बात की जाए तो वो सारी एनर्जी वहां पे सर्व कर देते हैं। हाँ। इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? असातिज़ा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए सर, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? और नीत पाजी, मैं सत श्री अकाल, मैं अगर नाम में कोई गलती अगर हरमीत है या हरमीत, क्या नाम है इनका? नहीं, ठीक है, हरमीत ठीक है। सिंह। हरनीत सिंह है, वो नाम तो सही लेना चाहिए ना, मैंने पहले हरमीत कह दिया, माजरत चाहता हूँ। हरनीत पाजी, आपने इतनी अच्छी बात की है। जान छुड़ा सकते हो। अच्छा अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात की है। ये सरकारी अदारे जो वीरान हो गए हैं, इसकी आपने कहा है कि ये असातिज़ा जो हैं जो डॉक्टर्स की तरफ रेफ़र कर देते हैं प्राइवेट लैब्स की तरफ और एकेडमीज़ की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ रेफ़र करने से ही काम नहीं होता कि असातिज़ा खींच के ले जाते हैं। 1% 2% ये होंगे, लेकिन आपने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। तो इसकी एक वजह यह भी है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर ने, जैसे मैंने कहा ना, कि अपनी चक्काचौंध से लोगों को मुतासर किया है। मसलन अब मैं ये तो नहीं कहता कि ये इसको फिनेंशियली कंपैरिजन किया जाए कि वो किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बुनियादी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ पर उन्होंने चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है ना वो उसको श्योर किया है। आप जो लोग हमारे असातिज़ा अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं ना, वो लेट जाएंगे, एक दिन जाएंगे 10 मिनट लेट, अगले दिन 20 मिनट, तीसरे दिन उनको हिसाब किताब करके लिफाफा पकड़ा देते नोटिस दे हैं देते हैं सर। हाँ जी, क्लास खाली होने का वहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं है प्राइवेट अदारों में। और इन पे नंबर 3, टेस्टिंग। बच्चों को इतने टेस्ट लिए जाते हैं कि उनको रटा के तोते बना देते हैं उन बच्चों के, फिर वो नंबर आते हैं। आपने जो बात की, हमने भी ये देखा है कि असातिज़ा हमारे दौर में ऐसे होते थे कि वो बगैर किसी मुआवजे के वो 0 पीरियड लगाया करते थे, बच्चे जाके पढ़ते थे। वो बहुत ही जो कुंद ज़हन होते थे उनके घरों में बुलवा के पढ़ाया करते थे। अब वो काम ख़त्म हो गया है। अब असातिज़ा को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अजीज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी इसी बात पे कंक्लूड कर देती हूँ कि आपके रूहानी वालिदैन ने भाई हमें तरबियत याफ्ता बनाने के लिए या हमें तरबियत देने के लिए हमसे पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो फिर वो क्या ही पैसे होंगे जो आप कमा रहे हैं। तो हमारी तरबियत करना बेसिकली मुझे लगता है कि स्टेट का काम तो है, लेकिन असातिज़ा भी इसमें शदीद जो है वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है। अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ड्रामा हो, फिल्म हो या कोई भी स्टोरी हो, आप बड़ा एक छोटी सी फॉर्मेलिटी के तौर पर देखते होंगे कि जब कोई सिगरेट का सीन आता है तो नीचे लिख दिया जाता है तंबाकू नोशी मुजरे सेहत है। दैट्स ऑल। यही हमारा फ़र्ज़ है जो कि हम पूरा करते हैं। और अगर आप आम रूटीन में देखें, हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदे जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं। और आजकल तो इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है इसको कि मुझे लगता है इसको नशा ही नहीं समझा जाता। फैशन तो समझा जाता है, लेकिन इसके क्या क्या मुज़रे सेहत असरात हैं इस पर कई दफ़ा बात हुई है। लेकिन अब चूँकि इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है तो इसके साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 499 यानी 500 के लगभग लोग जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, सिर्फ तंबाकू नोशी करने की वजह से या इससे पैदा होने वाली दीगर बीमारियों की वजह से। तो ये इतना बड़ा फैक्ट एंड फिगर जो हमारे पास आया है, इस पर डिटेल में आज बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अयूब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच। सर कहिएगा कि आज अगर हम इस बारे में बात करें कि तंबाकू नोशी जो है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये तो हमें पता है, लेकिन जितना हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, ये बताइएगा कि एक तो कहते हैं कि जिगर ख़राब हो जाता है या आपका मैदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसके अलावा तंबाकू नोशी से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है? जी थैंक यू वेरी मच, आपने इस अहम मौजू पे मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाया है। देखिए, सिगरेट से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो हमारे फेफड़े मुतासर होते हैं।
अब हम सिगरेट से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको हम दो किस्म की बीमारियों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिगरेट से कैंसर होता है, सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने से जो है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। लेकिन उसके बाद में बॉडी का कौन सा कैंसर है जिसका ताल्लुक जो है वो सिगरेट स्मोकिंग के साथ नहीं है। बॉडी के हर हिस्से का, हत्ता कि आपके जिसे कहते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर, जो मसाना कहते हैं, उसका कैंसर भी जो है उसमें जो है ना वो सिगरेट स्मोकर में ज़्यादा होता है। तो हम स्मोकिंग की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको दो मुख्तलिफ बीमारियों में डिवाइड करेंगे। एक बीमारियां जो कैंसर करती हैं सिगरेट पीने की वजह से, और दूसरी बीमारी जो है वो सिगरेट पीने से बराह रास्त हमारी सांस की नालियाँ मुतासर होती हैं और धुएं की वजह से हमारी सांस की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है, जिसको हम COPD बीमारी कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया में भी तकरीबन जो है वो जितनी अमवात हो रही हैं उसमें जो है सबसे जो दूसरे नंबर पे वजह है वो सिगरेट स्मोकिंग है, जो COPD से डेथ होती है। इसके अलावा सिगरेट पीने से दिल की बीमारी होती हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके अंदर दिल की बीमारी से मरने की शरह जो स्मोकर हैं 10 गुना ज़्यादा होती है उनकी निस्बत जो सिगरेट नहीं पीते। फिर इसके अलावा जो आपका फॉलेज होता है, फॉलेज जो अपना लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें फॉलेज की जो है ना शरह ज़्यादा है, और जो स्मोकिंग नहीं करते उसमें शरह कम है। क्योंकि असल में सिगरेट पीने से हमारी जो है ना वो खून की नालियाँ अंदर से इस तरह मुतासर होती हैं, वो अंदर से मोटी हो जाती हैं और उनके अंदर जगह जगह क्लॉट बन जाते हैं, और फिर उसकी वजह से दिल की बीमारी भी होती है, स्ट्रोक भी होता है और दीगर बॉडी में जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन सर मेरा तो शुरू में जो बात करने का मकसद ये था कि हमने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। आप किसी डॉक्टर को भी, किसी टीचर को भी, किसी सहाफ़ी को भी, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को देख लें, वो सिगरेट नोशी करता है और उसको ये सारी बातें पता होंगी कि क्या ऐसी आदत है या ऐसी लत है जिससे आप जान छुड़ा ही नहीं सकते। मतलब इज़ इट पॉसिबल कि जो लोग इसके बहुत एडिक्टेड हैं दे कैन लाइक गेट रिड ऑफ दिस? देखें, आपने अच्छी बात की कि आप किसी भी शोबे में ज़िंदगी के जहाँ भी आप जाएं, किसी जगह भी आप देखें वहाँ आपको स्मोकर मिल जाएंगे। खा हमारा अपना डॉक्टरी का शोबा है, इसमें ख़ुद बदकिस्मती से जो है ना डॉक्टरों की एक तादाद स्मोकिंग करती है और दीगर ज़िंदगी के शोबे हैं। अब जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तकरीबन 1,60,000 डेथ जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से होती हैं। ये वो है जो कि रिपोर्ट हुआ है, असल में तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। और लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि 30,000 या 31,000 लोग ऐसे सालाना होते हैं जो कि सिगरेट नहीं पीते लेकिन पैसिव स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट पीने वाले के पास जब बैठे होते हैं, ये मेरा सवाल था। और जब वो सिगरेट का जो धुआं है, जो सिगरेट पीने वाला होता है वो तो फिल्टर सिगरेट पीता है, लेकिन जो उसके पास बैठा होता है वो धुआं बराह रास्त अपने अंदर लेके जाता है। और वो बराह रास्त धुआं अपने अंदर लेके जाता है तो वो ज़्यादा मुतासिर होता है उसकी निस्बत जो सिगरेट पी रहा होता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के जो डाटा आया है एक स्टडी के मुताबिक, गेट स्टडी थी ये, इसके मुताबिक तकरीबन 31,000 डेथ उन लोगों की होती है जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन उस धुआं सिगरेट पीने वाले के पास मौजूद होते हैं और वो धुआं उनके अंदर जाता है और उससे वो मुतासर होते हैं। अब यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँ कि अच्छा डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब जितने मुख्तलिफ सेमिनार टोबैको के हवाले से होते हैं उसमें भी कोशिश हमारी होती है कि शिरकत करें और बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपसे जानना चाहेंगे सर, हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट जो 2021 की थी उसमें तकरीबन डेली 12 से 15,000 के करीब जो बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, वो भी सिगरेट की तरफ आ रहे हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि उनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? तो ये कहा जाता है कि उम्र कम हो जाती है, बहुत सारे लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन इस उम्र में अगर एक बच्चा स्मोकर हो जाता है तो उसके लिए आने वाला जो वक्त है उसके किन किन बीमारियों को उनको सामना करना पड़ सकता है? हाँ जी, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब अभी तो वो बच्चे जो होते हैं जो 10 से 15 साल की उम्र होती है उसमें तो उनके फेफड़े अभी ग्रो कर रहे होते हैं। अब बदकिस्मती से जब वो इस उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर देंगे तो ना सिर्फ उनके फेफड़े छोटे रह जाते हैं और उनके अंदर सांस लेने की सलाहियत कम हो जाती है, वो किसी किस्म की गेम में हिस्सा नहीं ले सकते, फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनका मुस्तकबिल तो इंतहाई जो है वो तारीक होता है। और ऐसे जो लोग हैं या जो ऐसे बच्चे जो स्मोक करते हैं उनकी एवरेज लाइफ बहुत कम रह जाती है, उनकी एवरेज लाइफ 40 साल तक रह जाती है उनकी निस्बत जो लोग स्मोकिंग नहीं करते।
तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर उसके बाद में इसके जो है वो माशरे के अंदर जो मनफी नताइज होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं बच्चे, स्मोकिंग करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, उसके लिए फिर वो वारदातें करते हैं और वो मनफी सरगर्मियों की तरफ आते हैं। तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये सर्वे में देखा गया है जो पाकिस्तान में जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें नौजवानों की जो है ना वो शरह ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही उनकी है। निस्बत के जो बूढ़े लोग हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सर ये कहिएगा कि इफ समवन विलिंग टू गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता है कि इसके बहुत बहुत मुज़रत से जो है वो असरात हैं और लोग उसे छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? लोग कोशिश करते हैं बट दे कुड नॉट। देखिए जी, इसमें एक बहुत बड़ी ये निकोटीन का जो है ना वो एक नशा होता है, एडिक्शन है। ये नशा होता है और बड़ा मसला ये होता है आम तौर पे जो लोग जो है वो ज़हनी काम करते हैं और या बहुत ज़्यादा जो है इस किस्म के ज़हनी काम में मसरूफ़ होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसी जॉब होती हैं, वो बदकिस्मती से इसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा है माशरे में जो लोग जो मजदूरी करने वाले हैं, अगर आप सड़क के अड्डे पे जाके देखें वो भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि आपकी विल पावर जो है वो बहुत अहम है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप इससे स्मोकिंग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला ये होता है कि आप अपने अंदर इरादा कर लें कि बिल्कुल सिगरेट नहीं पीनी। ये एक बहुत बड़ा झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि सिगरेट फ़ौरन नहीं छोड़नी, ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है। हाँ, हमें जो कम कर दें। सियाने ने कहा था, फला ने कहा था, फला झूठी बात करते हैं, फला डॉक्टर ने कहा था एकदम सिगरेट नहीं छोड़नी वरना नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, एक डब्बी से कहते हैं 4 पे आ जाए, 5 पे आ मजे जाए, की 2 बात पे आ है कि जाए। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ना जो पठान सिगरेट छोड़ना चाहे वो नस्वार की तरफ चले जाते हैं। ये एक अलग लॉजिक है। अल्टरनेटिव। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव मौजूद हैं। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहें, निकोटीन पैचेस पाकिस्तान में मिलते हैं, लेकिन ये वो अफोर्डिंग क्लासेस से अफोर्ड कर सकती है। वो 8 मिलीग्राम और 16 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम के पैच होते हैं। आप 20 मिलीग्राम का पैच एक हफ़्ता यूज़ करते हैं, अपनी स्किन पे लगाते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर निकोटीन की थोड़ी थोड़ी मिकदार निकलती रहती है और आपको जो है वो जो नशा टूटता है उसका इतना एहसास नहीं होता। फिर आप 21 मिलीग्राम से कम करके 16 मिलीग्राम एक हफ़्ता यूज़ करते हैं, फिर 8 मिलीग्राम यूज़ करते हैं, तो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसका नशा कम हो जाता है। यहाँ ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जो सिगरेट स्मोक है, निकोटीन वो बहुत नुकसानदेह है और उसके नज़दीक जो सिगरेट आप जो निकोटीन आप चबा के नस्वार खाते हैं उससे उस तरह की एडिक्शन या नशा नहीं होता जो कि सिगरेट से होता है। लेकिन वो नस्वार जो चबा के खाते हैं उससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ये बहुत ज़्यादा उसकी अच्छा, सब ये कहेगा ये किस मर्ज की दवा है कि लाइट सिगरेट्स हैं और कुछ इस तरह की सिगरेट्स मार्केट में मौजूद है, जैसे कहा जाता है कि ये उतनी हार्मफुल नहीं है, इसमें निकोटीन की मिकदार थोड़ी कम है, ये वो भी इक्वली उतनी ही हार्मफुल है या फिर उससे कंपैरेटिवली कम? हाँ, देखें आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि ये भी कहा जाता है और इसके अलावा अब जो ई सिगरेट आ गई हैं कि जी ये तो ई सिगरेट है और हाँ जी वेप्स हैं और बाकायदा मैं हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पे उसकी अपनी जो वेप्स वाले जो हैं वो प्रमोशन कर रहे हैं कि निकोटीन पाउचेस अवेलेबल हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हम एक डॉक्टर के तौर पे और एक अपना जो अमराज तनफ़ुस और पल्मोनोलॉजिस्ट होने के नाते से पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी भी इसको डिस्करेज करती है कि सिगरेट किसी भी फॉर्म में, निकोटीन का नशा किसी भी फॉर्म में वो मुज़र सेहत है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो वेपिंग है इसको भी हम जो है ना वो डिस्करेज करते हैं। अब यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो सिगरेट से जो हुकूमत जितना रेवेन्यू जनरेट करती है उससे 5 गुना ज़्यादा जो सिगरेट से नुकसान होता है उस नुकसान और बीमारियों के इलाज पे खर्च होता है। तकरीबन 3.8 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान जो है वो खर्च करता है जो सिगरेट से मुतासरा लोगों की सेहत के ऊपर, और जो इससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो इससे 5 गुना कम होता है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि पाकिस्तान से जो भी आजकल के माशी हालात हैं उसमें बहुत सी जो फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, अपना यहाँ पर अपना जो भी हालात हैं उनके वो शट डाउन कर रही हैं, टेम्परेरी शट डाउन किया है अपना उन्होंने बिज़नेस। लेकिन इस सिगरेट की कंपनियां वो पाकिस्तान में उसी तरह मौजूद हैं और उनका बिज़नेस बढ़ता जा रहा है।
अच्छा सर, मुझे एक और बात अच्छा बताइए। डॉक्टर साहब, इसी पर ही सवाल करूंगा, बड़ी अच्छी तरफ आपने निशानदही की है डॉक्टर साहब। मैं पार्लियामेंट सेनेट की बात है, मैं सेनेट का इजलास कवर करने गया, वहां पे एक सेनेटर ने खुशी में पूरे सेनेट में सिगरेट बांटे। अब सूरत हाल ये कि हमेशा हम हुकूमत की तरफ देखते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत पाबंदियां लगाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है जो एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं, उनकी उनकी अपनी टोबैको की कंपनियां हैं। अब इस पर कवानीन जो है वो बनते जा रहे हैं और कवानीन को एक साइड में फेंक दिया जाता है, मुख्तलिफ कमेटियां बनती है और कमेटियों में बात होती है और उसको दबा दिया जाता है। वहां तो ये सूरत हाल है। अब आम आदमी जो सेलिब्रिटीज हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वालों जिनको लोग फॉलो करते हैं, हम उनको भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी सिगरेट के दो कश लगा के लोगों को अपनी तरफ करते हैं। आप उनको क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट से तो कोई गिला नहीं है कि गवर्नमेंट की तो मैंने आपको बात कर दी कि सेनेट में ही सेलिब्रेशन थी सिगरेट की। देखिए जी, मैं तो बीइंग अ डॉक्टर जो है वो उनको उनकी सेहत के हवाले से पैगाम दूंगा। बाकी जो माशरे के मसाइल हैं और ये जो हमारे मसाइल हैं, इस पर तो सोशल एक्टिविस्ट बैठ के वही ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। मैं यही अर्ज़ करूंगा कि देखें, आप सिगरेट पी के अपने जिस्म को अंदर से जला रहे हैं, खा वो कोई सेनेट का मेंबर है, खा वो कोई हुकूमती ओहदे पे बैठा हुआ है, खा वो एक मज़दूर है जो रेडी लगाता है। हम खुद अपने जान को, जिस्म को अंदर से आग लगा रहे हैं और अपने आप को कत्ल कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। मुझे याद है कि शायद एक दफ़ा 50-50 ड्रामा आता था, तो उसमें एक उन्होंने सीन बनाया था खुदकशी करने का दुरुस्त तरीका। तो हम खुदकशी करने की तरफ जा रहे हैं, तो खुदारा हम जो है ना अपने हालात पे रहम करें। हम जितना पैसा उसके सिगरेट पे खर्च करते हैं, उसकी जगह दूध पिएँ, लस्सी पिएँ, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, फ्रूट खाएँ, अपनी सेहत बनाएं, बजाय इसके कि हम सिगरेट पी के जो है ना वो अपने आप को जो है वो मौत की दहलीज पे पहुंच रहे हैं। इससे परहेज करें। अच्छा सर, हमने कल भी इस बारे में ना अपने शो में बात की थी कि नशा जो है उसमें या तमाम नशों में सिगरेट को सबसे लीस्ट समझा जाता है। या मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हम इसे इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इट्स ओके अगर कोई सिगरेट पीता है, इट्स ओके। लेकिन अब अगर हम वेप की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में शीशे को तो बैन कर दिया। वेप तो अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, मैंने कल भी इस पर बहुत फोकस किया कि किसी बच्चे के बैग में, ख़वातीन के बैग में पड़ा होता है, जिसको हम देखते हैं नॉर्मल। अब ये जो शीशा है ये किस बला का नाम है? और आप इसकी सिर्फ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि ये उतना ही इक्वली हार्मफुल है, बल्कि बड़े सारे लोग मुझे एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं, तंबाकू या सिगरेट ज़्यादा हार्मफुल है, शीशा इतना हार्मफुल नहीं है। जी, ये आपने बड़ा अच्छा किया, पॉइंट रेज किया। शीशा तो इंतहाई ख़तरनाक है, यानी कि आपने अगर एक सिगरेट की एक डब्बी आधे घंटे में पीनी है तो वो शीशे से तो आप 1 मिनट में 100 डब्बियाँ पी जाते हैं। ये इतना ख़तरनाक है शीशा पीना। और ये चूँकि वो फ्लेवर होता है, इसमें मुख्तलिफ फ्रूट के फ्लेवर डाले होते हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है माशरे में। मॉडर्न हुक्का काइंड ऑफ थिंग ना? जी बिल्कुल, मॉडर्न हुक्का कह लें, लेकिन ये तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अपना स्मोकिंग से भी सिगरेट से ख़तरनाक चीज़ है। और ये भी एक और चीज जो सोहा ने आपसे पहले सवाल किया था कि लाइट किस्म का जो सिगरेट है, यानी उसमें मुख्तलिफ कंपनीज के सिगरेट आते थे। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो कुछ ब्रांड के सिगरेट थे वो बड़े बड़े महंगे हो गए हैं, उसको खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि सस्ते किस्म के जो है, ऐसे मुख्तलिफ टोबैको, सस्ती टोबैको से जो बनने वाले सिगरेट हैं, वो उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। उस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? वो कितना खतरनाक है? लाइट की तो आपने बात कर ली। जी, वो भी लाजमी बात है, जब ज़्यादा निकोटीन लेंगे, ज़्यादा बर्निंग होगी तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी एडिक्शन बढ़ जाती है, उसकी तलब बढ़ जाती है सिगरेट की। पहले आप जो है वो जहाँ पर 1 सिगरेट पीते थे, अब उसकी तलब आपको 4 सिगरेट की तलब बढ़ गई। अगर आप जो है ना इस सस्ती सिगरेट को छोड़ के महंगी सिगरेट पे आना चाहेंगे जिसमें निकोटीन कम है, तो आपका उससे गुजारा ही नहीं होगा। फिर आप मज़ीद स्मोक करेंगे, और लाजमी बात है जब ज़्यादा स्मोक करेंगे तो फिर आपके जिस्म को, आपके फेफड़ों को, आपको ज़्यादा नुकसान होगा, सांस की बीमारियां ज़्यादा होंगी और आपको कैंसर का इम्कान भी बढ़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, कंक्लूड कीजिएगा इस सारे सिनेरियो में कि वालिदैन को जब बच्चे देखते हैं तो यकीनन वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, असातिज़ा को जब देखते हैं तो बच्चे उनको फॉलो करते हैं। हमने जिस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है उसके लिए वालिदैन को किन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? आजकल के बच्चे, ख़ासतौर पर लड़के, वालिदैन से छुप कर लेकिन वो सिगरेट ज़रूर पीते हैं, तो इसके लिए क्या इक़दाम किया जाए? ख़ासतौर पर वालिदैन को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं वालिदैन को पैगाम देना चाहूँगा कि बजाय इसके कि वो खाली बच्चों को डांटें या बच्चों पे सख्ती करें, पहले अपने आप को बतौर नमूना पेश करें। बिल्कुल।
हम जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो माशरे के ऐसे लोग होते हैं जो कि टीवी पे आते हैं, शो में आते हैं, ड्रामा है, फिल्में हैं, मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल सिगरेट का आंसर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना वो बच्चों में प्रमोट करता है स्मोकिंग को। आप देखिए एक दौर होता था जब क्रिकेट का मैच दिखाते थे तो उसमें जो है वो सिगरेट की बहुत मशहूरी आया करती थी, लेकिन जब आपने उसको निकाल दिया और मशहूरी को बैन कर दिया तो आपके पास अल्टरनेट रिसोर्सेज मौजूद रहे। और सर हम दिखाते हैं और सिर्फ नीचे फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, तंबाकू नोशी मुझे सेहत है, लेकिन दिखाना है हमने कि वो कैसे एक्शन कर रहा है, कैसे ड्रामे में ड्रामेटाइज कर रहे हैं, उसको कैसे ग्लैमराइज कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना कोटा पूरा कर देना होता है कि यार तंबाकू नोशी मुझे सेहत है, तो प्लीज यहाँ तो मैं अर्ज करूँगा आपकी जो यूनियन है या जो आपके इससे शुबा से जो लोग आपसे आपके मौजूद हैं कि ऐसे लोगों का जो है आप ना इंटरव्यू करें जो स्मोकिंग करते हुए इंटरव्यू करते हुए दिखाते हैं, और ना ही ऐसे ड्रामों को और उनको सेंसर करना चाहिए फिल्मों को जिसमें ये इसकी लत दिखाई जाती है सिगरेट स्मोकिंग की, और दिखाते हैं सिगरेट स्मोकिंग करने वाला बड़ा सक्सेसफुल है। तो इन चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना है, और वालिदैन ख़ुद जब सिगरेट पिएंगे तो ये बात मैं उन वालिदैन को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ खुद सिगरेट पी रहे हैं, बाकी घर वाले महफूज हैं, हमारे घर बंद हैं, सेंट्रल एसी है। हम जब सिगरेट पीते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे घर की ख़वातीन उससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि जिम्मेदारी वालिदैन की है, घर से शुरू करेंगे तो ही इसको रोक सकते हैं और इसके लिए इक़दाम कर सकते हैं। हमने लेनी आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।